हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम इस पे एक विशेष चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा का विषय है ब्लड ग्रुप। ठीक है, देखिए हमारे ब्लड में जो प्रेजेंट ब्लड ग्रुप्स हैं उनको जानना बेहद आवश्यक है क्योंकि ये हमारे आम जीवन में बहुत योगदान देते हैं। जब भी हमें किसी को ब्लड डोनेट करना होता है या फिर ब्लड कैंप्स में ब्लड देना होता है तो डॉक्टर्स हमारा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं और अलग अलग जगहों पर भी हमको कई बार ब्लड ग्रुप्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्लड ग्रुप्स कैसे आते हैं और कैसे इनको देखा जाता है। ठीक है, चलिए बड़े ही आसान तरीकों से मैं आपको इस चीज़ को समझाऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 12 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट हो जाएगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्ञान अर्जित होगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड ग्रुप। ठीक है जी, तो कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जो कई सारे तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ब्लड ग्रुप की सबसे पहली बार डिस्कवरी या फिर खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था लैंडस्टीनर। ठीक है जी, तो लैंडस्टीनर के नाम के व्यक्ति को ब्लड ग्रुप की खोज का पूरा श्रेय जाता है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और चीज जुड़ के आती है जो हमारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, RH फैक्टर। ठीक है, कई बार ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, कई बार RH फैक्टर पूछा जाता है। तो जब RH फैक्टर की डिस्कवरी की बात की जाए तो लैंडस्टीनर और वीनर दोनों का नाम आता है। तो आपके क्वेश्चन पर निर्भर करता है, क्वेश्चन में ऑप्शंस कैसे हैं। केवल लैंडस्टीनर है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि RH फैक्टर की डिस्कवरी किसने की, और ऑप्शन में केवल लैंडस्टीनर था या फिर केवल वीनर था या फिर लैंडस्टीनर एंड वीनर बोथ था या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपके पास लैंडस्टीनर एंड वीनर बोथ है तो आप वो वाला लगा देंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसा चूज करने को आ जाए कि या तो लैंडस्टीनर में से चूज करना है या तो वीनर में से चूज करना है, तो वीनर को ज्यादा आप करेक्ट मानते हुए आंसर देंगे, क्योंकि लैंडस्टीनर की एक चीज के लिए और खुद चली जाती है, वो है ब्लड ग्रुप। तो हमारा RH फैक्टर का मेन डिस्कवरर का था वीनर। ठीक है, उसके साथ साथ लैंडस्टीनर का भी नाम इसमें जोड़ दिया जाता है। अब आपके ऑप्शंस पर निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का आंसर देना होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा ब्लड होता है ये ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सेलुलर पार्ट। सेलुलर मतलब कोशिकीय भाग। एक है तरल पदार्थ वाला भाग ब्लड में, एक है जो बहता रहता है तरल पदार्थ। आप देखते होंगे कटवट लग जाता है तो खून लिक्विड पार्ट में निकल के आता है। तो ठीक है, तो जो ब्लड होता है अपना उसमें लिक्विड पार्ट होता है। देखिए ऐसा कुछ सीन है, जैसे मान लीजिए आपका खून है तो उसमें ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है, तरल पदार्थ है आपके खून का। अब इसी तरल पदार्थ में बह रही है कोशिकाएं। कोशिकाएं ये है, देखिए ये कौन है, ये कोशिकाएं, सेल है। ब्लड में कौन प्रेजेंट है, ये सेल्स प्रेजेंट है। अब देखिए जैसे नदी है, एक नदी में अगर आप बोतल फेंक दें तो नदी में बोतल तैरती रहेगी, तो जो नदी का लिक्विड पार्ट है वैसे ही आपके ब्लड का भी एक लिक्विड पार्ट है जिसको नाम दे दिया गया है क्या, प्लाज्मा। और जो ब्लड का कोशिकीय भाग है, जैसे नदी में बोतल, तो बोतल क्या है, बोतल उस ब्लड के लिए, उस नदी के लिए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सेल की तरह, कोशिका की तरह। वैसे ही आपके ब्लड में ये जो लिक्विड पार्ट है इसमें बह कौन रहा है, ये कोशिकाएं बह रही हैं। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, ये सेलुलर पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब आपको मैं ध्यान से बता दूं, इन्हीं दोनों पार्ट को मिला के आपका एक यूनिट बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड, खून। खून दो चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और एक सेलुलर पार्ट। प्लाज्मा क्या है, ये तरल पदार्थ वाला पार्ट है, लिक्विड कंटेंट है, और जो सेलुलर पार्ट है ये थोड़ा सॉलिड पार्ट है क्योंकि इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है। और ये सेल्स कहां बह रही हैं, ये सेल्स आपके खून में मौजूद इस प्लाज्मा में बह रही हैं। जैसे बोतल नदी में बहता है वैसे ये सेल्स कहां बह रही हैं, इस प्लाज्मा में बह रही हैं, प्लाज्मा रूपी नदी में बह रही हैं। ठीक है, तो आप आशा करता हूं कि आपको ब्लड समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा बातें हमको किस पे करनी है, ब्लड ग्रुप पे करनी है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब ये जो सेलुलर वाला पार्ट है, देखिए ब्लड के दो हिस्से हो गए, एक सेलुलर पार्ट और एक प्लाज्मा वाला पार्ट। मैंने यहां पे भी लिख दिया, देखिए ब्लड इज इक्वल टू, पहला पार्ट है प्लाज्मा जो कि लिक्विड या फिर तरल होता है, और दूसरा पार्ट है सेलुलर पार्ट। अब ये जो अपना सेलुलर पार्ट होता है इसमें सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स कौन कौन सी, RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, सबका अलग अलग योगदान हमारे शरीर में होता है। अब इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर है वो होता है हमारे RBC के पास। किसके पास, RBC के पास। ब्लड में प्रेजेंट सेलुलर पार्ट में RBC हमारे
ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए योगदान देती है। अब आरबीसी पे ऐसा क्या होता है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है? तो आरबीसी के सरफेस पर कुछ तत्व पाए जाते हैं, एंटी कण पाए जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो एंटीजेंस। मैंने क्या बोला? आरबीसी के सरफेस पर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं एंटीजेंस, और ये आरबीसी के सरफेस पर जैसे एंटीजेंस पाए जाएंगे उसी हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड कर दिया जाता है। एक डॉक्टर होता है ना, जब डॉक्टर आपका खून निकालता है, खून निकाल के वो किसी एक, जैसे वो पत्ती के तरह एक स्लाइड होती है, उस स्लाइड पे रख के आपके खून को देखता है, तो वो कुछ और नहीं, आरबीसी के सतह पर मौजूद एंटीजेंस को देखता है, और एंटीजेंस को देखते हुए बता देता है कि आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। देखिए आपने जनरली चार ब्लड ग्रुप सुने होंगे, ए बी और ओ। अब इसमें ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं, खैर मेन 4 हैं, ए बी और ओ। अब ये आते कैसे, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप कैसे आता है? ब्लड ग्रुप आरबीसी के सरफेस यानी कि सतह पर पाए जाने वाले एंटीजेंस की वजह से आता है। एंटीजेंस कैसे हैं जी? देखिए जैसे ये आरबीसी है, इस पे ऐसे एंटीजेंस। अब देखिए हर एंटीजन का अलग अलग रूप होता है। अब जैसे मान लीजिए आरबीसी के सरफेस पर एक ऐसा नुकीला सा एंटीजन पाया जा रहा है, तो इसको हमने कह दिया ए एंटीजन। कैसा एंटीजन? यहां पे मैं थोड़ा धुंधला हो गया, ए एंटीजन। और जब ए एंटीजन पाया जाएगा तो आपका ब्लड हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड हो गया आपका? ए ब्लड ग्रुप। यानी कि डॉक्टर ने आपका खून लिया, खून निकाल के स्लाइड पे रखा, स्लाइड को माइक्रोस्कोप पे रखा, माइक्रोस्कोप पे देखा कि आरबीसी के सरफेस पर नुकीला एंटीजन पाया जा रहा था, उसने तुरंत बताया आपका ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, वैसे ही देखिए आपके सरफेस, अब डॉक्टर ने ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप पर रखा, अब उसको दिखा कि ऐसा कुछ आर्क शेप का, मतलब सर्कुलर शेप की एंटीजन पाई जा रही है। ऐसे एंटीजन को हम लोग कहते हैं बी एंटीजन। कौन सा एंटीजन? बी एंटीजन। और जब ऐसा बी एंटीजन पाया जाए तो आपका ब्लड कौन सा हो जाएगा? बी ब्लड हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा ब्लड हो जाएगा? बी ब्लड। चलिए ये चीज देख ली हम लोग। अब देखिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि ए वाला एंटीजन और बी वाला एंटीजन एक साथ पाया जाए, और जब ऐसा होता है तो जो आपका ब्लड बन जाता है वो है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन ही ना पाया जा रहा हो। क्या बोला? आरबीसी के सरफेस पर नो एंटीजेंस फाउंड, कोई एंटीजेंस नहीं पाए जा रहे हैं। और जब कोई एंटीजेंस नहीं पाए जाएंगे तो कौन सा ब्लड बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब आप देखिए आरबीसी के सतह पर जो एंटीजेंस थे वही डिसाइड कर रहे थे कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अगर ए नुकीला एंटीजन पाया गया तो ए, ऐसा पाया गया तो बी, और दोनों पाए गए तो ए बी, और कोई एंटीजन ना पाया गया तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। और डॉक्टर्स यही देखते हैं, खून देखे, प्रेजेंट एंटीजेंस को देखे, एंटीजेंस को देख के बता दिए कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होने वाला है। 2 मिनट का ये काम है, फटाफट लैब असिस्टेंट लोग करके आपको बता देते हैं, और इसी के लिए लोग 4 घंटे लेते हैं। खैर वो अलग की बात है, क्यों लेते हैं मुझे भी नहीं पता। अब आओ आगे आपसे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, लक्षण, गुण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टर, साइंटिफिक लैंग्वेज में कैरेक्टर बोलते हैं, जेनेटिकल लैंग्वेज में कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका हाइट ये जेनेटिकल कैरेक्टर है, एक लक्षण है, गुण है। ठीक है, आप कितने लंबे होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके माता पिता का कद क्या था, क्योंकि आपका कद उन्हीं के जीन्स से आया होगा, उन्हीं के एक लक्षण प्रारूप से। मैं आपको बताता हूं, देखिए कोई भी कैरेक्टर होता है, कोई भी गुण होता है, उसके पीछे जीन्स का योगदान होता है। किसका योगदान होता है? जीन्स का, जिनको हम वंशाणु कहते हैं। क्या बोला मैंने? वंशाणु। तो कोई भी लक्षण है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपके अंदर उस लक्षण का कैसा वंशाणु पाया जा रहा है, कैसा जीन पाया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लक्षण हैं आपके शरीर में, लंबा होना, आपकी आईक्यू, और आपके हर एक अंग का कैसा कलर होगा, आपका अंग कैसा होगा, आपके अंदर कोई बीमारी आएगी कि नहीं आएगी, मतलब हर एक चीज लगभग देखिए आपके शरीर में 2 तरह की चीजें पाई जा रही हैं। एक वो जो आप पैदा होने के बाद सीखते हैं, और एक वो जो पैदा होते ही आपके साथ रहती हैं। तो जो पैदा होते ही रहती हैं वो जीन्स की वजह से आता है, और जो पैदा होने के बाद होता है कई बार हम उसको मतलब वातावरण से एक्वायर करते हैं, तो वो अपने आप बढ़ती जाती है आगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी लक्षण हमारे साथ जो जनरेशन के वाइज ट्रांसफर होते जाते हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो जीन्स की वजह से आ रहे हैं। आपके पिताजी से आपको हाइट मिली, आप अपनी हाइट अपने बच्चों को देंगे, आपकी हाइट आपके बच्चों को जाएगी, उनकी हाइट उनके बच्चों को जाएगी। आपके पिताजी का स्किन कलर आपसे मैच कर रहा होगा, आपका स्किन कलर आपके बच्चों से मैच कर रहा होगा। तो कोई भी लक्षण जो है वो जीन्स पर निर्भर करता है, वंशाणु पर निर्भर करता है। इसीलिए मैंने इतनी देर इस पे बात कर दी है। देखिए अब कोई भी वंशाणु क्या बनाएगा? कुछ ना कुछ लक्षण बनाएगा। तो जो आपके आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजेंस हैं वो भी एक लक्षण है, एक गुण है।
और इन लक्षणों को, इन गुणों को, इन कैरेक्टर्स को बनाने के लिए भी वंशाणुओं की आवश्यकता होती है, जीन्स की आवश्यकता होती है साहब। और ऐसे जीन्स जो आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजेंस को बनाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आई जीन। देखिएगा जरा मेरी बात को, इन एंटीजेंस, जो ये एंटीजेंस थे, इन एंटीजेंस को बनाने के लिए जीन्स या फिर वंशाणु की आवश्यकता होती है। और इन जीन्स को क्या कहते हैं? इस जीन को आई जीन कहते हैं। देखिए, ये जो एंटीजेंस बने, इनको बनाने के लिए किसकी जरूरत थी? आई जीन की आवश्यकता थी। इस आई जीन का एक नाम भी होता है आइसोएग्लूटिनेजन। याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइसोएग्लूटिनेजन जीन, ठीक है। अब ये जो आई जीन होता है, ये किस लिए, क्या काम है इसका? आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाले एंटीजेंस को बनाता है। अब ये आई जीन 3 प्रकार का हो सकता है, आई ए, आई बी और आई ओ, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, घर में कोई महत्वपूर्ण चर्चा चल रही हो और उसमें पिताजी, माताजी, भाई बहन सब सम्मिलित हों और एक निष्कर्ष निकाला जाना हो कि कोई समस्या है, उसका क्या हल हो, ठीक है। अब एक 4 साल का भाई, एक 8 साल का, एक 20-22 साल का है। अब जब घर में चर्चा हो रही होती है तो आप खुद बताइए किस भाई का जो बात होगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? 4 साल वाले का, 12 साल वाले का, या फिर 20 साल के ऊपर वाले का? जब तीनों एक साथ बैठे होंगे तो 20 साल के ऊपर वाले भाई की बात इस चर्चा में ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। यानी कि वो वाला भाई क्या हो गया? अपने दोनों भाइयों पर प्रभावी हो गया, अब उसकी बात का महत्व बढ़ गया। ऐसे ही आपके शरीर में पाए जाने वाले जीन्स भी होते हैं, वंशाणु भी होते हैं। जब 2 जीन्स एक साथ होते हैं तो एक अपना प्रभाव दिखा पाता है और एक अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। ऐसा कब? जब 2 अलग अलग जीन्स एक साथ हों। अगर 2 एक तरह के जीन्स एक साथ हैं तब तो कोई बात ही नहीं। जैसे 2 भाई हैं, एक 20 साल का है, एक 22 साल का है, तो दोनों की बात माननी पड़ेगी लगभग बराबर, क्योंकि दोनों उतने ही आसपास की उम्र के हैं, वही सेम विचारधारा दोनों की होगी। लेकिन अगर एक 10 साल का है, एक 20 साल का है, तो जाहिर सी बात है 20 साल वाले को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि वो 10 साल वाले पर प्रभावी हो जा रहा है। तो मतलब जब 2 अलग अलग प्रकार के लोग होंगे तो जो ज्यादा प्रभाव दिखा पाएगा उसी का गुण हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही जीन्स के साथ भी है। जब 2 जीन्स जो अलग अलग प्रकार के हैं, जब वो एक साथ होते हैं तो जो जीन अपना प्रभाव दिखा पाता है उसको हम प्रभावी जीन कहते हैं, और जो नहीं दिखा पाता उसको अप्रभावी जीन कहते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला? आई जीन 3 प्रकार के हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। अब देखिए, जब भी आई ए किसी के साथ रहेगा तो ये प्रभावी जीन है, ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा। सेम केस बी के साथ भी है, आई बी के साथ, ये भी एक प्रभावी जीन है। जब भी ये किसी दूसरे के साथ रहेगा तो ये अपना प्रभाव दिखा पाएगा। अच्छा, अब ये आई ओ जो है ये अप्रभावी जीन है। अगर ये किसी के साथ हुआ तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये घर में प्रेजेंट उसी 10 साल के उम्र के बच्चे के साथ के बराबर है, जिसका प्रभाव कभी भी नहीं होता किसी चर्चा में, ठीक है जी। तो आई ओ उसी के समान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई ओ जब किसी के साथ आएगा तो जो दूसरा वाला जीन होगा, अगर वो प्रभावी है तो उसका लक्षण हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए, ऐसे ही कुछ बातें हैं अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने मटर के दानों पर क्रॉस करवाया, रिप्रोडक्शन करवाया। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए जरा, ये एक जीन होता है, जीन के मतलब जीन एक साथ चलते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल, देखिए दो प्रकार के जीन मेंडल लिए मटर के पौधों में, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी जीन बताता था प्रभावी जीन को और स्मॉल टी बताता था अप्रभावी जीन को, कि मटर के पौधे में कोई लंबा, जैसे मेंडल ने क्या लिया, मटर के पौधों में हाइट एक गुण लिया और उस हाइट को वो स्टडी करना चाहते थे। मतलब कोई मटर का पौधा लंबा कैसे होता है, छोटा कैसे होता है, तो उसके लिए उन्होंने 2 जीन्स लिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी बताता था प्रभावी जीन को, स्मॉल टी बताता था अप्रभावी जीन को। अब देखिए उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी को रिप्रोड्यूस करवाया या फिर क्रॉस करवाया स्मॉल टी से। जो कैपिटल टी था ये एक लंबा पौधा था और जो स्मॉल टी था ये एक छोटा पौधा था। अब देखिए, जब दोनों स्मॉल टी थे तो ये अप्रभावी थे और ये अपना गुण बना ले रहे थे। लेकिन ये जो दोनों, जैसे अगर कैपिटल टी थे तो ये भी एक साथ थे, यहाँ पे कोई अलग जीन नहीं आया एक साथ, तो ये दो के दोनों प्रभावी जीन है और इन्होंने अपना गुण बनाया लंबा। तो लंबा और छोटे का जब क्रॉस हुआ तो हमको कैसा पौधा मिला? एक जीन यहां से आया और एक जीन यहां से आया। तो एक जीन आया कैपिटल टी और एक जीन आया स्मॉल टी। अब आपको बताता हूं, 2 जीनों में से एक जीन अपना कैरेक्टर बना ले गया, मतलब यहां पे बना लंबा पौधा। छोटे पौधे और लंबे पौधे से जब क्रॉस हुआ तो अगली जनरेशन में लंबा पौधा बना। इसका मतलब क्या है? अब यहां पे तो दोनों जीन्स थे ना, एक कैपिटल टी भी था एक स्मॉल टी भी था। कायदे से देखा जाए तो दोनों को कुछ ना कुछ गुण आने चाहिए थे। एक लंबा पौधा था एक छोटा पौधा था, तो कुछ बीच की हाइट आ जाती, जैसे एक 6 मीटर का पौधा एक 4 मीटर का, तो 5 मीटर का पौधा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे कैसा पौधा बना? लंबा पौधा ही बना। इसका मतलब क्या है?
कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक जीन अपने आप को एक्सप्रेस करवा पाया, एक जीन अपने लक्षण को दिखा पाया और दूसरा जीन नहीं दिखा पाया, तो एक जीन ने दूसरे जीन के लक्षण को दबा दिया। तो जो जीन अपना लक्षण दिखा पाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी, और जो नहीं दिखा पाता उसको कहते हैं अप्रभावी। तो आप इस क्रॉस से भी प्रभावी और अप्रभावी जीन्स को थोड़ा समझ सकते हैं। खैर, मैंने आपको यहां पे समझा दिया है, ठीक है जी। अब आइए कुछ अच्छी बातें करते हैं कि कब कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होगा, मतलब कैसे कैसे ब्लड ग्रुप हमारे पॉसिबल हैं। तो जनरली जो हम सुनते हैं वो 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। कौन कौन से? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हम जनरली सुना करते हैं, ठीक है। अब हर ब्लड ग्रुप का कुछ जीनोटाइप होगा। जैसे देखिए लंबे पौधे का, जब हमने कहा कोई पौधा लंबा होगा तो उसका कुछ जीनोटाइप था, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं जीन प्रारूप, ठीक है। तो जो जीन्स हैं वो एक साथ रहते हैं, जब वो एक साथ रहते हैं तो उनका एक मतलब वो एक साथ रहते हैं तो एक कॉम्बिनेशन उनका बनता है। उसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जीन प्रारूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लंबा पौधा था तो उसका जीन प्रारूप क्या था? कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ पे छोटा पौधा था तो उसका जीन प्रारूप क्या था? स्मॉल टी स्मॉल टी। वैसे यहाँ पे ये लंबा पौधा बना तो इसका क्या जीन प्रारूप आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप इसका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। वैसे ही आपके हर एक ब्लड ग्रुप का कुछ ना कुछ जीन प्रारूप होगा, जीनोटाइप होगा। और देखिए जो हमको वो बाहर से दिख रहा है वो क्या है? उसका फिनोटाइप, यानी कि लक्षण प्रारूप। बाहर से जो दिखे वो फिनोटाइप, और अंदर से उसके जीन क्या है, उस बाहर जो मतलब कैरेक्टर हमको बाहर से दिख रहा है उसका जीन क्या है, उसको कहते हैं जीन प्रारूप। तो आपको ए ब्लड ग्रुप मिला बाहर से, तो ये क्या हो गया? फिनोटाइप। ये आपका लक्षण प्रारूप हो गया। ये फिनोटाइप आपका क्या है? लक्षण है। वैसे ही अब इसका क्या जीनोटाइप हो सकता है मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिएगा जरा, ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप्स हो सकते हैं, आई ए। देखिए जब 2 जीन्स थे IA तो 2 के दोनों कैसे थे? प्रभावी, क्योंकि IA प्रभावी जीन था। IA एक साथ होंगे तो पक्का है ए ब्लड ग्रुप आएगा। और क्या हो सकता है? IO के साथ आ सकता है। क्यों? क्योंकि IA प्रभावी जीन था, IO अप्रभावी जीन था। तो उस केस में IA और IO एक साथ आएंगे तो कौन सा अपना प्रभाव दिखा पाएगा? IA। और कौन सा ब्लड ग्रुप बन जाएगा? ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप 2 जीन्स से बन सकता है, IA और IA। वैसे ही बी ब्लड ग्रुप भी 2 चीजों से बन सकता है, IB और IBIO। ये देखिए थोड़ा हाई लेवल की बात है, लेकिन मैं आपको इसको आसान तरीके से समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अब AB है, AB में ए वाला भी डोमिनेंट है, बी वाला भी डोमिनेंट है, ए वाला भी प्रभावी है, बी वाला भी प्रभावी है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों जीन्स को लेना पड़ेगा, IB सॉरी IAIB, है ना, तभी तो AB ब्लड ग्रुप आएगा। तो AB ब्लड ग्रुप कब आएगा? जब दोनों जीन्स एक साथ रहें, IAIB। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब O ब्लड ग्रुप क्या है? अप्रभावी। तो अप्रभावी तो तभी बनेगा जब 2 अप्रभावी एक साथ हो, क्योंकि अगर आपने इसका किसी और के साथ ले लिया इसका कॉम्बिनेशन तो वो वाला आ जाएगा, क्योंकि वो प्रभावी हो जाएगा। तो अगर अप्रभावी बनाना है तो दोनों अप्रभावी होने चाहिए, IO और IO होगा तभी O ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी ब्लड ग्रुप होगा तो किसकी वजह से आया होगा? एंटीजेंस की वजह से आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, आपके शरीर में 2 चीजें हैं, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या है? आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। और एंटीबॉडी का क्या काम है? आपके शरीर में आने वाले बाहर से जो दुश्मन है उनको मारने का काम कौन करेगी? एंटीबॉडी। तो जो दुश्मन है उन पर कौन काम करता है? एंटीबॉडी उनको मार के खत्म कर देती है। और दुश्मनों को पहचानती कैसी है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी के सरफेस पर कुछ निशान होते हैं, उसी से ये क्या करती है? दुश्मनों को पकड़ लेती है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां नीचे अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे देखिए, जैसे अब आप देखिए जरा, तो थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। अब जैसे देखिए, अब ये जो ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एक क्या है? एंटीबॉडी। अब देखिए जरा, इस एंटीबॉडी में कुछ साइट्स हैं। देखिए जैसे ये नुकीला चीज है ना, ये एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडी है। क्या है? ये एक एंटीबॉडी। अब ये क्या करती है? दुश्मनों को मारती है। दुश्मनों को कैसे मारेगी? इसके पास एक साइट है। अब ये जब भी कोई बाहर से दुश्मन आएगा तो इस साइट में फंस जाएगा और ये उसको पकड़ लेगी और शरीर में फैलने नहीं देगी, ठीक है। तो ऐसे एंटीबॉडी क्या करती है? बाहर से आने वाले दुश्मनों को पकड़ लेती है। अब जो भी इसके साइट में फंसेगा वो मारा जाएगा। अब जरा आप देखिए एक बात ध्यान से, इस साइट को पहचानेगी कैसे? देखिए कोई भी दुश्मन है उसके पास एंटीजन पक्का होगा,
क्या होगा, एंटीजन। जैसे देखिए आपके आरबीसी पे भी एंटीजन था, तो बाहर से अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसके पास भी एंटीजन होगा, तो बाहर से आने वाले दुश्मनों के ये एंटीबॉडी पकड़ लेगी, कैसे, उनके एंटीजन के थ्रू, और क्या कर देगी, खून जमा देगी। तो मैं आपको बताऊं, आपके भी ब्लड में, किसी भी शरीर में एंटीबॉडी तभी एंटीजन को पकड़ पाएगी जब वो उसके एग्जैक्ट सिमिलर हो, एक जैसे हो। जैसे ये कौन सी एंटीबॉडी, मैं कहता हूं कि ये ए एंटीबॉडी है। कौन सी एंटीबॉडी है, ए एंटीबॉडी। ए एंटीबॉडी क्यों, क्योंकि देखिए आपके आरबीसी पे कैसा एंटीजन था, ए एंटीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो निखिला था, ठीक है, तो वो हम कहते थे ए एंटीजन है। अब जरा देखिए, अगर ए एंटीजन इस वाली एंटीबॉडी के साथ में आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास नोखीला क्या था, ए एंटीजन, और इसके पास देखिए अंदर की तरफ धंसने के लिए ये देखिए साइट बनी हुई है, तो जब भी ए एंटीजन आएगा तो इसमें फंस जाएगा, और फंस जाएगा तो शरीर में आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो ये ए एंटीजन को पकड़ लेगी और खून जमा देगी, मार देगी। यानी कि आपके शरीर में दो चीजें हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी, और जब भी एंटीजन एंटीबॉडी को पकड़ लेगी, खून जम जाएगा, एक दूसरे को वो दोनों मार देंगे और खून जम जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होने चाहिए। आप किसी को खून दे भी रहे हैं तो उस केस में भी एंटीजन एंटीबॉडी मिलनी नहीं चाहिए। इसी वजह से आपके शरीर में जो एंटीजन होता है उसके अपोजिट एंटीबॉडी होती है। मतलब अगर एंटीजन ए है आपके पास तो एंटीबॉडी बी होगी, ना कि एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी ए होगी आपके शरीर में, क्योंकि अगर एंटीजन ए एंटीबॉडी ए तब तो आप ही का खून आप ही के खून को खा जाएगा। इसका मतलब क्या है, जैसा एंटीजन होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी लानी पड़ेगी। इसीलिए देखिए अब ये ए ब्लड ग्रुप था तो पक्का इसके पास ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन होगा ही होगा। अब जब इसके पास ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसी लानी पड़ेगी, बी एंटीबॉडी, क्योंकि मैं आपको दिखा दूं जरा बी एंटीबॉडी का थोड़ा शेप मैं आपको दिखा दूं तो आप ध्यान से समझिएगा बी एंटीबॉडी का शेप कैसे होता है। बी एंटीबॉडी का शेप होता है ऐसा, और ए एंटीजन का शेप कैसा होता है, ऐसा। अब जरा देखिए बी एंटीबॉडी किसको फंसा पाएगी, जिसके पास ऐसा स्फेरिकल वाला साइट हो, ऐसा वाला साइट हो। क्या ए वाला इसमें आके फंस पाएगा, क्या नहीं फंस पाएगा। इसीलिए ए एंटीजन वाले ब्लड ग्रुप में कैसी एंटीबॉडी होती है, बी एंटीबॉडी होती है, मतलब जैसा एंटीजन उसके अपोजिट एंटीबॉडी। इस बात को समझ गए क्या। अब सोचो जरा, बी ब्लड ग्रुप है तो पक्का इसके पास कौन सा एंटीजन रहा होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन पक्का रहा होगा, और जब बी एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंटीबॉडी होगी, ठीक है। अब देखो ए बी ब्लड ग्रुप है तो पक्का ए और बी दोनों एंटीजन होगा, देखो ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप। अब जब दोनों एंटीजन है, और सोचो जब दोनों एंटीजन हो गए तो आप कोई भी एंटीबॉडी नहीं ला सकते, क्योंकि अगर कोई भी एंटीबॉडी आ गई, जैसे ए वाली आ गई तो ए को मार देगी, बी वाली आ गई तो बी को मार देगी। इसका मतलब आप कोई भी एंटीबॉडी नहीं ला सकते। और जब ओ ब्लड ग्रुप होगा तो ओ ब्लड ग्रुप में मैंने आपको पहले ही बताया कोई एंटीजन ही नहीं होता, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो कोई सी भी एंटीबॉडी ला दो, वो मारेगी किसको, समझ रहे हो। खून, जैसे आपका खून है, आपके खून में एंटीबॉडी है लेकिन एंटीजन नहीं है, तो जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी मारेगी किसको। यानी कि आपने सैनिक तो बहुत सारे लगा रखे हैं, एंटीबॉडी क्या है, सैनिक है जो आपकी रक्षा करता है, तो सैनिक तो बहुत हैं। जब दुश्मन ही नहीं है तो मारोगे किसको, तो एंटीजन तो दुश्मन है, जब दुश्मन ही नहीं है तो मारोगे किसको, तो सारी एंटीबॉडी ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए और बी दोनों। अब क्वेश्चंस कुछ बनते हैं खास मजेदार, ऐसे अब ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हों, ए बी। ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जा रही हो, ओ ब्लड ग्रुप। ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें एक भी एंटीबॉडी ना पाई जा रही हो, ए बी। ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें एक भी एंटीजन ना पाया जा रहा हो, ओ। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप के कुल जीन प्रारूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो 2 प्रकार के, आईए। बी ब्लड ग्रुप के जीन प्रारूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, 2, आईबी, ठीक है। तो ऐसे आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए इतना चीज मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और एक चीज मुझे और बतानी है, ब्लड कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है, और किसका ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है और किसका किसको नहीं दिया जा सकता। खैर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ जाइए कि कोई भी ब्लड ग्रुप, अगर कोई खून किसी को दे रहा होगा तो क्या महत्वपूर्ण बात है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो खून जम जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए मैं ये वाली अब बात बता देता हूं, कौन सा खून किसको दिया जा सकता है और किसको नहीं दिया जा सकता। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे वीडियो को बताता हूं, तब तक आप इसको देखते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको पॉज कर रहा हूं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा ब्लड हम किसको दे सकते हैं और कौन सा ब्लड किसको नहीं दे सकते। देखिए मैंने आपसे एक बात निश्चित कर दिया कि अगर किसी भी शरीर में, चाहे आप किसी को ब्लड दे रहे हैं या फिर किसी के भी शरीर में, एंटीजन एंटीबॉडी एक जैसी हुई तो खून खच्चर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, खून जम जाएगा।
ठीक है। तो आप किसी को भी खून देते वक्त क्या ध्यान रखेंगे वो बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब कोई खून देता है तो वो कौन, जो देता है वो क्या है, देने वाला डोनर, और जो खून ले रहा है वो कौन है, रेसिपेंट। तो दो व्यक्ति हैं, एक खून देने वाला और एक खून लेने वाला। देने वाला कौन है, डोनर, और लेने वाला रेसिपेंट। आप जब भी किसी को खून देते हैं तो जो दे रहा है डॉक्टर उसका एंटीजन देखता है, और जो ले रहा है डॉक्टर उसकी एंटीबॉडी मिलाता है। और देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट मैच। मतलब अगर देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी मिल गई तो खून जम जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप किसी को खून दे रहे हो तो उसके शरीर में एंटीबॉडी पहले से है, और वो एंटीबॉडी पहचानेगी कैसे कि कोई दुश्मन आ रहा है, एंटीजन से। यानी कि जो दे रहा है खून उसका एंटीजन दूसरे की एंटीबॉडी से मिलने वाला है। तो आप क्या देखोगे कि जो दे रहा है उसका एंटीजन और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी एक जैसी नहीं हो जाए, नहीं तो खून खच्चर हो जाएगा। वही लिखा है कि डोनर का एंटीजन और रेसिपेंट की एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसी हुई तो खून जम जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और आदमी मर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो दे रहा है उसका एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। चलिए आपको क्वेश्चंस बताता हूं। देखो जरा इसको देखो। सबसे पहले मान लेते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले ने बी ब्लड ग्रुप वाले को खून दिया। अब मैंने आपसे क्या बोला, निश्चित हो जाओ, जो दे रहा है उसका एंटीजन मार्क करो, जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी। दे कौन रहा है, ए के पास कौन सा एंटीजन है, ए के पास जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, तो ए के पास एंटीजन ए, लेकिन एंटीबॉडी उसके उल्टा बी। तो ए का क्या देखोगे, जो दे रहा है उसका एंटीजन और जो ले रहा है वो कौन है, बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप से तो उसका एंटीजन बी और उसका एंटीबॉडी ए। अब जरा देखो, जो दे रहा है उसका एंटीजन ए और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी ए। देखो जरा ध्यान से, जो दे रहा है उसका एंटीजन ए और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी ए मिल गई, मिल जाएगा तो खून खच्चर हो जाएगा, खून जम जाएगा। इसका मतलब क्या, ए वाला ब्लड ग्रुप बी वाले को खून दे सकता है क्या, नहीं दे सकता। अच्छा, थोड़ा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो, ए जैसे मान लो कोई पर्सन था, ए ब्लड ग्रुप वाला, उसके पास उसका खुद का एंटीजन और खुद की एंटीबॉडी थी उसके शरीर में। उसके पास एंटीजन कैसा रहा होगा, ए ब्लड ग्रुप है तो ए वाला एंटीजन रहा होगा, ये तो निश्चित है। और एंटीबॉडी कैसी रहेगी, बी एंटीबॉडी रही होगी, बी एंटीबॉडी। क्यों? क्योंकि बी का जो साइट है वो अलग है। अब देखो जरा, क्या ये नुकीला वाला साइट इसमें आके फिक्स हो पाएगा क्या, नहीं फिक्स हो पाएगा। इसीलिए ए वाले एंटीजन के पास बी वाली एंटीबॉडी भगवान ने खुद दी है। और देखो जरा, यहाँ पे बी वाला ब्लड ग्रुप था, इसके पास कैसा एंटीजन था, बी एंटीजन था ऐसा, और एंटीबॉडी कैसी थी, ए एंटीबॉडी इसके पास थी। क्या ये वाला एंटीजन इस वाले एंटीबॉडी में फिक्स हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसकी साइट अलग है और इसकी साइट अलग है, तो कभी फिक्स ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ए वाला बी वाले को खून देता है तो ए वाले का जो एंटीजन है वो कैसा है, वो ऐसा है, और इसका एंटीबॉडी कैसा है, ऐसा है, और इसका एंटीजन इसकी एंटीबॉडी में आके फंस जाएगा। मतलब इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन को पहचान लेगी। कब? जब इसका खून इसके अंदर आएगा, और क्या कर लेगी, खून जमा देगी। कैसे, जरा मैं आपको फट से समझा देता हूं। देखो, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। देखो जरा, ऐसा कुछ था ना, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत स्मूथ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जस्ट समझाना है कि क्या हो रहा है। देखो जरा, जब ए वाले ने बी वाले को खून दिया तो ए वाले का एंटीजन जो था कहाँ आके फंस जाएगा, इस बी वाले के एंटीबॉडी में आके फंस जाएगा, क्योंकि बी के पास एंटीबॉडी कौन सी थी, ए एंटीबॉडी थी। देखो जरा, क्या इसका एंटीजन आके फंस गया है क्या, ये कौन सी एंटीबॉडी थी, ए एंटीबॉडी थी, और ये कौन सा एंटीजन था, ए एंटीजन था, जो कि कहाँ से आया था, आरबीसी के सरफेस पर था। ये किसके आरबीसी के सरफेस पे, ए ब्लड ग्रुप के आरबीसी के साथ। देखो, ये आरबीसी की सरफेस थी, उस पे था ये एंटीजन। जब ये वाला एंटीजन, ये वाला ब्लड ग्रुप इस वाले ब्लड ग्रुप को दिया गया, इस वाले व्यक्ति के ब्लड ग्रुप को, तो इसकी एंटीबॉडी ने क्या पहचान लिया, इसके एंटीजन को पहचान लिया और इसे जकड़ लिया, मतलब खून को जमा देगी। यही केस हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे ध्यान से कह रहा हूं कि जब भी खून एक से दूसरे व्यक्ति को जाएगा तो क्या ध्यान दोगे, एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। ए वाले ने ए को दिया, मान लेते हैं। जब ए वाला ए को देगा तो एंटीजन क्या होगा, ए का ए एंटीजन, और जो ले रहा है उसकी एंटीबॉडी क्या है, बी एंटीबॉडी। देखो जरा, क्या ए एंटीजन, ए देखो एंटीजन कौन सा है, ए, और एंटीबॉडी कौन सी है, बी। ए और बी दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या ये वाला खून ए वाला ए को दे सकता है क्या, बिल्कुल ए वाला ए को खून दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। और आप यहां से समझ भी सकते हो, ए की आरबीसी पे एंटीजन था ऐसा, और बी जो खून ले रहा था उसके पास एंटीबॉडी थी ऐसी, तो क्या ये वाला एंटीजन कभी इसके एंटीबॉडी में आके फिर मतलब फंस पाएगा क्या, नहीं फंस पाएगा। इसीलिए ए वाला ब्लड ग्रुप ए वाले ब्लड ग्रुप को खून दे देता है। और देखना क्या है, इसका एंटीजन और इसकी एंटीबॉडी अलग अलग होनी चाहिए, तो ए वाला ए को खून दे देगा। अब मैं आपको फिक्स बता देता हूं कौन किसको खून देगा और कौन किसको खून नहीं देगा, ठीक है। देखिए, ए ब्लड ग्रुप, देखो जरा यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, मैं थोड़ा पास पास लिखता हूँ, ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप,
यहाँ पे लिख देता हूँ AB ब्लड ग्रुप और यहाँ पे लिखता हूँ B ब्लड ग्रुप। अब मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ कौन किसको खून दे देगा। देखो, क्या A को खून दे सकता है? क्या बड़े आराम से दे सकता है। जब A को दे सकता है तो B को दे सकता है, O को दे सकता है, AB को दे सकता है, क्योंकि सारे के पास यही केस है। ठीक है, उसका एंटीजन उसके एंटीबॉडी से अलग होगा, जब अलग होगा तो खून नहीं जम पाएगा। तो A को दे सकता है, O को, B को और AB को। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको और बताता हूँ। जो O वाला था, O वाला, उसका जीन था IO। इसके पास एंटीजन क्या था? एक भी एंटीजन नहीं था, इसके पास एंटीबॉडी दोनों थी। अब सोचो जरा, अगर O किसी को खून देना चाह रहा है तो इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, मतलब O के पास कोई एंटीजन नहीं, तो O तो किसी को भी खून दे देगा, क्योंकि जो दे रहा है डोनर, उसका क्या होना चाहिए? एंटीजन। जो ले रहा है उसके पास एंटीबॉडी। तो जैसे O का खून अगर किसी के शरीर में गया तो O के पास तो एंटीजन ही नहीं था। जब O के पास एंटीजन ही नहीं था तो जब ये किसी को खून दे देगा तो उसके शरीर में एंटीबॉडी होगी, और एंटीबॉडी मारती किसको है? एंटीजन को। जब जो खून गया उसके पास एंटीजन ही नहीं है तो मारोगे किसको? इसका मतलब O वाला तो किसी को भी खून दे सकता है। तो O वाला O को तो दे ही सकता है, A को भी दे सकता है, O वाला B को भी दे सकता है, और O वाला AB को भी दे सकता है। इसीलिए हम O को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर मतलब जो सबको खून दे सके, उसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। मैं उस ऊपर वाला सेगमेंट्स मिटा दूं क्या? जिसको लिखना है लिख ले, वरना मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो ये देखो जरा, O वाले को क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल डोनर। और खास करके O नेगेटिव को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ऐसा क्यों है ये भी अभी आपको जस्ट 2 मिनट में समझ में आने वाला है। पहले ये बात समझ गए, O वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। O में भी 2 सेगमेंट होते हैं, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। देखिए कोई भी ब्लड ग्रुप का 2 पार्ट होता है, O पॉजिटिव और नेगेटिव। तो O में भी पॉजिटिव और नेगेटिव था, तो जिसमें से O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है। ऐसा क्यों होता है मैं अभी आपको बता देता हूं थोड़ी देर में। खैर, अभी हम ये जान गए कि O के पास एंटीजन नहीं था, इसीलिए किसी को भी खून दे सकता है। तो AB को जरा देखो, AB का ब्लड ग्रुप IA-IB जीन की वजह से होता है, और I भी था तो AB ब्लड ग्रुप बन गया। और AB ब्लड ग्रुप, इसके पास दोनों एंटीजन है, A एंटीजन भी है और B एंटीजन भी है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। इसके पास एंटीजन तो दोनों हैं, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसके पास एंटीजन A और B दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं है। अब जो सोचो जरा, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, मतलब इसके पास सिपाही ही नहीं है। अब जब सिपाही ही नहीं है तो बाहर से कोई भी दुश्मन आ जाएगा तो कैप्चर कर लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसके पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीबॉडी किसके शरीर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो खून ले रहा है उसके शरीर में क्या देखना पड़ता है? एंटीबॉडी। तो जो खून ले रहा है अगर उसके पास एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी ब्लड ग्रुप चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है। तो इसी वजह से AB ब्लड ग्रुप किसी से भी खून ले लेता है। AB ब्लड ग्रुप B से भी खून ले लेगा, A से भी ले लेगा, O से तो लिया ही था, और AB से भी ले सकता है। और इसी AB में एक खास तरह का ब्लड ग्रुप होता है AB पॉजिटिव, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सभी से खून ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये सभी से खून ले सकता है। ठीक जी, ऐसा क्यों? ये सभी से ले सकता है और ये सभी को दे सकता है। ये चार्ट आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी से बनने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चन। कौन सा किसको दे सकता है, कौन सा किसको नहीं दे सकता, साफ इस डायग्राम में लिखा हुआ है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये बता देता हूं कि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है और O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों। जल्दी से इसको लिख लो फटाक से। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए, अब एक टर्म हमारे लिए बड़ी जरूरी आ जाती है, RH फैक्टर। उसी से ये पता चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में कौन किसको खून दे सकता है। कौन सा? RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, जैसे ये आपकी RBC थी, RBC के सरफेस पर एंटीजेंस पाए जा रहे थे। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कोनिकल एंटीजन पाया जा रहा था तो हम कहते हैं साहब ये A एंटीजन और ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? A ब्लड ग्रुप। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, RBC के सरफेस पर केवल यही एंटीजन नहीं, एक और एंटीजन पाए जाते हैं अलग तरह के, ऐसे जो AB एंटीजन से अलग होते हैं। ऐसे एंटीजन को कहते हैं D एंटीजन। क्या बोलते हैं? D एंटीजन बोलते हैं, D एंटीजन बोलते हैं। और अगर ये D एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाता है पॉजिटिव, और अगर ये D एंटीजन एब्सेंट हैं तो ब्लड ग्रुप हो जाता है नेगेटिव। जरा देखो, यहाँ पे A एंटीजन था, उसके साथ साथ D एंटीजन था, तो ये कैसा ब्लड ग्रुप हो गया होगा? A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर कुछ ऐसा सीन होता तो, मतलब अगर ऐसा होता तो ये RBC की सरफेस होती और इस पे केवल और केवल ऐसा एंटीजन पाया जाता, ऐसा। तो ये एंटीजन का दिखा रहा है, B टाइप के एंटीजन को दिखा रहा है। क्या यहाँ पे कोई D एंटीजन दिख रहा है क्या? नहीं, D एंटीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा खून हो जाएगा? B नेगेटिव। B नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? जब भी खून देखा जाएगा तो उसमें 2 तरह के एंटीजेंस को देखा जाएगा, एक जो आपका ब्लड ग्रुप बताता है और एक जो पॉजिटिव निगेटिव बताता है। तो D पाया जाएगा तो पॉजिटिव और नहीं पाया जाएगा तो निगेटिव। अब जरा बताओ, D एंटीजन जिसमें पाया जाएगा उसमें क्या D एंटीबॉडी होगी क्या? नहीं होगी,
क्योंकि अगर डी एंटीजन है तो डी एंटीबॉडी हो ही नहीं सकती, और अगर डी एंटीबॉडी है तो डी एंटीजन नहीं होगा। मतलब यहां पे बी निगेटिव में डी एंटीजन नहीं पाया जाएगा, लेकिन डी एंटीबॉडी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एंटीजन नहीं है तो डी एंटीबॉडी है। लेकिन यहां पे डी एंटीजन है, क्या है, यहां पे डी एंटीजन है तो डी एंटीबॉडी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि उसी के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं हो सकती, तो डी एंटीबॉडी यहां पर नहीं पाई जाएगी। ठीक है, चलो इतनी बात समझ गए। अब क्यों, कौन है यूनिवर्सल एक्सेप्टर और कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, उस बात को फटाक से आपको बताता हूं। जरा देखना, ओ नेगेटिव को थोड़ा देखते हैं। ओ नेगेटिव, ओ के पास कौन सा जीन था, IO। ठीक है, अब IO होने की वजह से इसके पास कोई एंटीजन नहीं था, नो एंटीजन, पहले से ही नो एंटीजन। और जब ये O निगेटिव हो गया तो अब इसके पास एक पॉसिबिलिटी थी कि डी एंटीजन पाया जा सकता था, लेकिन O निगेटिव हो गया। O निगेटिव मतलब डी एंटीजन भी नहीं है, नो एंटीजन प्लस नो डी एंटीजन, नो डी एंटीजन। अब सोचो जरा, ना तो ए बी एंटीजन इसके पास तो पहले से नहीं था, अब डी भी नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं है तो तीनों एंटीबॉडी ए बी और डी, की तीनों एंटीबॉडी इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन क्या फर्क पड़ जाता है, जब इसके पास एंटीजन ही नहीं है तो ये किसी को भी खून बड़े ही आसानी से दे सकता है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, एंटीजन देखते हैं डोनर का, तो ये बड़े आसानी से किसी को खून दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। इसीलिए O निगेटिव सबको खून दे सकता है, इसीलिए हमने इसको यूनिवर्सल डोनर कहा था। क्या बोल दिया था, यूनिवर्सल डोनर। वहीं AB पॉजिटिव को जरा देखो, AB पॉजिटिव के पास IAIB जीन था, मतलब इसके पास A एंटीजन भी था और B एंटीजन भी था, और पॉजिटिव होने की वजह से इसके पास एक एंटीजन और आ गया, कौन सा, D एंटीजन आ गया। अब सोचो, दो एंटीजन तो पहले से ही थे, एक और हो सकता था, कौन सा, D, या तो पाया जाता है या तो नहीं। तो अगर D एंटीजन भी पाया जा रहा है, मतलब जितने पॉसिबल एंटीजन थे सब पाए जा रहे हैं। अगर सारे के सारे एंटीजन हैं तो नो एंटीबॉडी, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ही A एंटीबॉडी, ना ही B एंटीबॉडी, ना ही D एंटीबॉडी। जब कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो एंटीबॉडी से क्या देखते हैं, रेसिपेंट, मतलब ये किसी का भी खून ले सकता है। अगर इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी का भी खून ले सकता है। इसका मतलब AB पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप A से भी खून ले लेगा, B से भी ले लेगा, AB से भी ले लेगा, O से भी ले लेगा। लेकिन खास बात क्या है, AB पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर AB निगेटिव हो जाता तो AB निगेटिव के पास D एंटीजन नहीं होता। जरा सोच के जरा देखो, अगर AB निगेटिव हो गया होता तो क्या इसके पास D एंटीजन होता, क्या नहीं, इसके पास D एंटीजन नहीं पाया जाता, और जब D एंटीजन नहीं पाया जाता तो D एंटीबॉडी पाई जाती। इसका मतलब ये किसी भी ऐसे ब्लड ग्रुप से खून नहीं ले सकता था जिसके पास D एंटीजन है। जैसे अगर ये खून चाहता है किससे, A पॉजिटिव से, तो A पॉजिटिव के पास कौन सा एंटीजन पक्का होगा, उसके पास पक्का D एंटीजन होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो D एंटीजन तो है, और ये निगेटिव था, इसके पास D एंटीबॉडी थी, तो जिसका खून लेता अगर उसके पास D एंटीजन था, इसके पास D एंटीबॉडी है, खून खच्चर हो जाता। इसका मतलब जब भी खून निगेटिव, AB निगेटिव को हमको देखना पड़ेगा, लेकिन AB पॉजिटिव में कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि AB पॉजिटिव में तो D एंटीजन पाया जा रहा है, और जब D एंटीजन पाया जा रहा है तो D एंटीबॉडी नहीं होगी, और नो एंटीबॉडी तो किसी से भी खून ले सकता है, नो एंटीबॉडी। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो ये बात मैं आपको अच्छे से आशा करता हूँ समझा पाया। पूरा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे सीरीज में कोशिश करूँगा लाता रहूँ जिससे आम लोगों को भी कुछ अच्छी जानकारियाँ हासिल हो सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।